वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के टॉपिक GLP के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि GLP यानी कि गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस की हिस्ट्री क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं और इसका प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस की हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो बेसिकली गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस को बाय द FDA 1976 में फॉर नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी के लिए पब्लिश किया गया था। जो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस है ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो होती हैं उनको डाटा सबमिशन में हेल्प करता है। यानी कि जो भी लैब में जो भी एक्टिविटी हम एनिमल में लगा रहे हैं या फिर व्हाटएवर जो भी एक्टिविटी हम लैब में परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्टिविटी के द्वारा जो भी डाटा हमारा जनरेट होगा उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि जो उसको रेगुलेट कर रही होंगी अथॉरिटी उनके तक पहुंचाने का काम करेगा और ये दिखाने का काम करेगा तो कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो भी हमने प्रोसीजर के समय जो भी हमने एक्टिविटी की है उसमें जो भी हमारा डाटा है वो ट्रू डाटा है, मतलब उसमें कोई भी तरीके की डाटा इंटीग्रिटी नहीं है, उसमें किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं किया गया है, डाटा हमारा ट्रू रिफ्लेक्ट कर रहा है स्टडी के प्रोसीजर को। साथ ही साथ उस स्टडी के प्रोसीजर में जो हम डाटा रिफ्लेक्शन हो रहा है उससे हम ये असिस्ट कर पाएंगे कि ये जो डाटा है ये रिस्क है या फिर सेफ्टी की तरफ जा रहा है। यानी कि जो भी डाटा ड्यूरिंग द प्रोसीजर के समय जो भी डाटा निकल रहा है, जो आउटपुट हमारा आ रहा है वो रिस्क फैक्टर को दिखा रहा है या फिर सेफ्टी फैक्टर को दिखा रहा है। तो ये काम होता है GLP का, क्योंकि जब हम GLP की हेल्प से अच्छे से लैब में काम करेंगे तो उसमें जो डाटा निकलेगा वो इस चीज़ को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएगा। सेकेंड थिंग जो GLP है वो हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली GLP हर वो जगह पे इस्तेमाल की जाएगी जहाँ पर लैब में काम हो रहा होगा। मतलब कि जो भी लैब में एक्टिविटी हो रही है, नॉन क्लिनिकल स्टडी की एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि आप मान लीजिए कॉस्मेटिक्स की, वेटरनरी ड्रग की एग्जामिनेशन की, कॉस्मेटिक्स की हो गई, या फिर आपके कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी पेस्टिसाइडल प्रोडक्ट है, तो इन सभी चीज़ों की जहाँ पर भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पर भी इन सभी चीज़ों का यूटिलाइजेशन हो रहा है तो उन जगहों पर हम GLP को फॉलो करेंगे। और फॉलो करने का मेन पर्पस हमारा क्या है? फॉलो करने का हमारा मेन पर्पस है कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो भी आउटपुट निकलेगा उसको हम रिस्क और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से असिस्ट कर सकें और उससे हम ये पता लगा सकें कि इस केमिकल की सेफ्टी है किसके लिए, मैन्स के लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए। मतलब क्या है, जब हम GLP को फॉलो करेंगे तो वो हमारे ओवरऑल सेफ्टी को रिप्रेजेंट करेगा। ह्यूमन बींग पे, एनिमल्स पे एंड इन्वायरमेंटल सेफ्टी पर भी ये अप्लाई होगा। तो इन सभी चीज़ों को चेक करने का काम हम जब GLP की हेल्प से करेंगे तो हम इन सभी चीज़ों की सेफ्टी को अश्योर कर पाएंगे। तो ये होता है GLP का अप्लायंस। अब अगर हम बात करें पर्पस ऑफ GLP क्या है, यानी कि हम GLP को फॉलो यानी गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस को फॉलो करने का हमारा मेन पर्पस क्या है। तो देखिए बेसिकली ये जो GLP है यानी गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस है, इसमें क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग एनिमल टेस्टिंग, केमिकल टेस्टिंग, व्हाटएवर जो भी टेस्टिंग हम लैब में कर रहे हैं, जो भी एक्शन हम लैब में परफॉर्म कर रहे हैं वो किसी भी तरीके का एक्शन हो सकता है, डाटा किसी भी तरीके का एक्शन हो सकता है, लाइक ड्रग अप्रूवल के लिए, लाइक अदर थिंग्स, मतलब किसी भी तरीके की जो भी एक्टिविटी हम लैब में कर रहे हैं उस एक्टिविटी के समय जो भी हमें डाटा ऑब्टेन होगा वो डाटा हमें गुड क्वालिटी का डाटा ऑब्टेन होगा। क्योंकि GLP यानी गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस को फॉलो करके हम अच्छे से सारे प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे, हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो जो हमें डाटा ऑब्टेन होगा वो कैसा डाटा ऑब्टेन होगा, वो गुड क्वालिटी का डाटा ऑब्टेन होगा। और वो डाटा ऐसा डाटा होगा जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं, मतलब कि हम उसे किसी भी स्टेप पे हम उसे ट्रेस कर सकते हैं कि यहाँ पर ये एक्शन परफॉर्म हुआ है और हुआ है या नहीं हुआ है। ट्रेस करने का मतलब यही है कि आपने उस एक्शन को वहाँ एक्चुअल में परफॉर्म किया है या नहीं किया है। अगर आपने नहीं परफॉर्म किया है तो भी वो पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू GLP। आप क्या है वो उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपको हर जगह पे हर स्टेप पे GLP की चीज़ों को फॉलो करना है। तो अगर कहीं पर भी मिस्टेक हुई तो वो ट्रेस की जा सकती है मिस्टेक।
तो इसका मतलब क्या है कि आपने पूरे स्टेप्स को फॉलो किया है, हर जगह पे स्टेप्स को फॉलो किया है, तो क्या होगा, एक जो डाटा ऑब्टेन होगा वो डाटा कैसा डाटा ऑब्टेन होगा, वो गुड क्वालिटी का डाटा ऑब्टेन होगा और उस डाटे का इंटीग्रिटी होगा। इंटीग्रिटी ऑफ डाटा मतलब कि जो भी डाटा हमें मिलेगा अंत में, वो डाटा कैसा डाटा होगा, वो डाटा एक प्रूफ डाटा होगा, इंटीग्रिटी डाटा होगा, यानी कि उस डाटे की हमें क्या है, हमें उस डाटे की सच्चाई पता है, वो कि वो एक डाटा हमारा एश्योर डाटा है। उस डाटे को हम एश्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ जीएलपी, क्योंकि जीएलपी में हमने सारे स्टेप्स को जब फॉलो किया है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई भी स्टेप्स, कोई भी चीज़ का प्रोसीजर पूरा फॉलो कर रहे हो तो अंत में जो आपको आउटपुट मिलना है वो गुड ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमें ये पर्पस होता है जीएलपी का कि हमें डाटा जो ऑब्टेन हो रहा है वो गुड क्वालिटी का डाटा ऑब्टेन हो, जिसे हम ट्रेस कर सकें और उसकी डाटे की एक सच्चाई हो, एक इंटीग्रिटी हो। ठीक है, ये होता है। दूसरा क्या है, डुप्लीकेट टेस्टिंग कैन बी अवॉइडेड। मतलब कि मान लीजिए आपने एक लैब में एक कोई भी केमिकल को टेस्टिंग परफॉर्म कर ली है, तो दोबारा से आप वही सेम प्रोसीजर को ना फॉलो करें। इसमें भी हमारा जीएलपी हेल्प करता है, क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ जीएलपी हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं सभी प्रोसीजर्स के। जब हम सभी प्रोसीजर्स के रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हिस्ट्री रहेगी जो भी हमारे पास एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। तो इस केस में क्या है, हम अननेसेसरी डुप्लीकेट टेस्टिंग नहीं करेंगे, और जब डुप्लीकेट टेस्टिंग नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हमारा डाटा का हमारा टाइम सेव होगा और रिसोर्सेज की सेफ्टी बनेगी। तो इसलिए भी ये जीएलपी फॉलो करने का मेन उद्देश्य हमारा ये होता है। अब हम बात कर लेते हैं जीएलपी के प्रिंसिपल के बारे में। तो देखिए, बेसिकली जीएलपी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी हम लैब टेस्टिंग कर रहे हैं, लैब के में जो भी चीज़ें हम काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हम रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मास्यूटिकल या फिर लाइसेंसिंग के लिए फार्मास्यूटिकल्स के, किसी भी पेस्टिसाइड्स के लिए, फूड एडिटिव्स के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, वेटरनरी प्रोडक्ट्स के लिए या फिर इस तरीके के सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए जिसकी हमें क्या करनी है, जिसका हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर लाइसेंस लेना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जो भी चीज़ें करनी है, तो इन सभी तरीके की जो भी जहाँ पर भी इन सभी से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, वहाँ से जीएलपी को फॉलो करवाना और ये पता लगाना कि बाय द हेल्प ऑफ जीएलपी, क्योंकि इन सभी की चीज़ों में जो भी टेस्टिंग हो रही होगी, जो भी प्रोसीजर फॉलो हो रहे होंगे, तो अंत में हमें एक डाटा मिलेगा। तो वो डाटा रिफ्लेक्ट करेगा उस केमिकल्स की सेफ्टी, उस एजेंट की सेफ्टी और उस एजेंट का इफ़ेक्ट। ये क्या करेगा, सेफ्टी और उसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है उसको वो शो करेगा। तो उस केमिकल के डाटा को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, उस केमिकल के डाटा से हम ऑल नॉन क्लिनिकल हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ, जो इन्वायरमेंट की हेल्थ है और नॉन क्लिनिकल हेल्थ है, इन सभी को चेक करना कि इन सभी चीज़ों की वजह से जो भी केमिकल्स हैं, इनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे और हमारे नॉन क्लिनिकल हेल्थ में किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई भी टॉक्सिक इफ़ेक्ट इनकी वजह से तो नहीं आ रहा है। वो डाटा, हमारे जो डाटा है वो रिफ्लेक्शन ये कर रहे हैं कि ये एजेंट सेफ़ हैं नॉन क्लिनिकल्स के लिए और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट के लिए। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ जीएलपी हमारा यही कहता है कि हम एजेंट्स की सेफ्टी को पता लगाने में इसका यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीएलपी के मेन पावर और फंक्शंस के बारे में कि जीएलपी अथॉरिटी का पावर और फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली देखिए, जो जीएलपी अथॉरिटीज़ होती हैं उनका मेन ये फंक्शन है कि मॉनिटर करना प्रोग्रेस ऑफ द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर किसी भी जगह पे, किसी भी लैब में किसी भी केमिकल के लिए टेस्टिंग चल रही है, फॉर द लाइसेंसिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिस भी तरीके से टेस्टिंग अगर चल रही है, तो उन चीज़ों को मॉनिटर करना कि वो प्रॉपर जीएलपी को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, डाटा अच्छे से ले तो रहे हैं। क्योंकि अगर आप जीएलपी फॉलो नहीं करोगे, जब भी आप आगे पढ़ेंगे कि जीएलपी के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जीएलपी फॉलो करने में हम किन किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना और ये देखना कि वो उन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिससे हम अच्छा डाटा ऑब्टेन कर सके। तो इन चीज़ों को मॉनिटर करने का काम कौन करता है, जीएलपी अथॉरिटीज़ करती हैं। इसके अलावा
जो जीएलपी हमारी है उसमें जो नेशनल जीएलपी कंप्लायंस है उसको इस्टेब्लिश करवाना, जो कि हमारे ओईसीडी के अकॉर्डिंग जो भी नेशनल जीएलपी कंप्लायंस है उनको क्या करना, इस्टेब्लिश करवाने में हेल्प करना, ये काम भी करती हैं। इसके अलावा जीएलपी सर्टिफिकेशन देना, किस चीज़ का जीएलपी सर्टिफिकेशन देना कि अगर कोई लैब है वहाँ पर जीएलपी प्रॉपर फॉलो हो रही है तो उस लैब को जीएलपी सर्टिफाइड करवाना कि हाँ ये लैब जीएलपी सर्टिफाइड है, यहाँ पर जीएलपी फॉलो करके ही सभी काम होते हैं और ये लैब जो है हमें जीएलपी के तरफ से इसको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि यहाँ पर जो भी काम होगा वो एक्यूरेट होगा। इसके अलावा क्या है, अगर कोई भी ऐसा कोई भी जगह जहाँ पर हमने पहले से सर्टिफिकेट ले रखा है उस जगह ने जीएलपी का, और अगर वो बाद में उसने जीएलपी फॉलो करना छोड़ दिया, मतलब अप्रूवल के समय उसने पूरा प्रॉपर दिखाया कि हम जीएलपी फॉलो करते हैं, हमारे पास सारे जो क्राइटेरिया है उसको हमने फुलफ़िल किया है, हम जीएलपी भी अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और आपने उसको जीएलपी सर्टिफाइड कर दिया, लेकिन बाद में वो क्या करे, वो जीएलपी को फॉलो करना बंद कर दे, तो इस केस में जो अथॉरिटीज़ होगी वो मॉनिटर करेगी और एनी टाइम उनका क्या है, उनका जो सर्टिफिकेट है उसको क्या कर देगी, उन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है, उन सभी सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर सकती है और किसी भी समय उन सभी जगहों की लेबोरेटरी की फैसिलिटी को चेक कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है। मतलब बेसिकली यही है कि अगर वो किसी भी तरीके का जीएलपी फॉलो नहीं कर रहे हैं अब आफ्टर द अप्रूवल, तो उनके पास, अथॉरिटी के पास ये पूरा राइट है कि वो उनके लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं। अथॉरिटीज़ होती हैं उनके पास क्या, टेक्निकल कमेटी और वर्किंग जो ग्रुप्स होते हैं, ये जो वर्किंग ग्रुप्स और टेक्निकल कमेटी है इनकी हेल्प से वो एक ऐसे जो है प्रोसीजर को फॉर्मुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं जिसकी हेल्प से क्या है, हम जीएलपी को अच्छे से स्मूथली कंडक्ट कर सकें। तो ये सब काम भी करने का काम जीएलपी अथॉरिटीज़ का होता है। इसके अलावा ये जो जीएलपी है वो शेड्यूल और अनशेड्यूल जो है क्या कर सकती हैं, शेड्यूल अनशेड्यूल इंस्पेक्शन कर सकती हैं, मतलब कि बता करके कि हम आपके लैब में आ रहे हैं आपका जीएलपी सर्टिफिकेशन जो है उसको चेक करने के लिए, या फिर बिना बताए भी वो चेक कर सकती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो भी हमारी ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो क्या है, वो किसी भी समय जाके हमारे ड्रग स्टोर को चेक कर सकते हैं, तो वैसे ही अथॉरिटी इनके पास भी है कि वो एनी टाइम जाके उनको चेक कर सकती हैं कि यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सभी क्या है, ये सभी थे हमारे जीएलपी के अथॉरिटीज़ के फंक्शन। बात कर लेते हैं जीएलपी के प्रिंसिपल और रिक्वायरमेंट के बारे में। तो बेसिकली जो भी आप जीएलपी के प्रिंसिपल और रिक्वायरमेंट आप पढ़ेंगे इसमें आपको कुछ जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपको दिखेंगी और ये सभी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो हैं वो आपके हर जीएलपी लैब को फॉलो करनी होती है। जब कोई भी लैब इन सभी रिक्वायरमेंट को फॉलो कर लेती है तभी उसको जीएलपी का सर्टिफिकेशन मिलता है। और ये जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सभी रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपको जीएलपी क्या काम कर रही है और कैसे काम कर रही है इसको समझने में भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले क्या है, हमारा पहला रिक्वायरमेंट है टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। तो पर्सनल और सिर्फ टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि क्या है, पर्सनल में एक पर्सन है और टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जहाँ पर भी आपकी जीएलपी लैब है वहाँ की बात हो रही है। तो उस लैब में कोई भी पर्सन काम करेगा तो उन दोनों की ही यहाँ पर बात हो रही है, लैब की बात हो रही है और पर्सन की बात हो रही है। तो जो भी हमारी जीएलपी लैब होगी या फिर जो भी जीएलपी लैब जहाँ पे हमें बनाना है वहाँ पर क्या है, जो भी लैब है वो पहली बात तो उसका ये प्रिंसिपल है कि वो टोटली प्रॉपरली जीएलपी को फॉलो करे। इसके अलावा जो पर्सन्स होंगे जो उस लैब में काम करेंगे क्वालिफाइड पर्सन होने चाहिए और उनके सफिशिएंट नंबर होने चाहिए, एप्रोप्रिएट फैसिलिटी होनी चाहिए, इक्विपमेंट एंड मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए और उसके अलावा जो है हमारी प्रॉपर कंडक्शन ऑफ द स्टडी होना चाहिए। मतलब क्या है कि टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि आपको जो लैब है वहाँ पर जीएलपी के प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करवाना है और क्वालिफाइड पर्सन्स को अपॉइंट करना है जो वहाँ पर काम करेंगे। उन पर्सन्स की क्वांटिटी भी सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सन की ज़रूरत हमें 4 की है लेकिन हम वहाँ पे एक ही पर्सन से काम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जितने की सफिशिएंट क्वांटिटी लिखी होनी चाहिए उसी के हिसाब से पर्सन्स की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए।
और जो भी हम प्रोसीजर कर रहे होंगे उस समय जो भी हमें इक्विपमेंट लगेगा, जो भी मटेरियल लगेगा, वो सभी हमारी लैब में अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो जैसा कि हमने आपको बोला कि पर्सन्स हैं, तो उन पर्सन्स की क्वालिफ़िकेशंस रिकॉर्ड होने चाहिए। टाइम टू टाइम उनका ट्रेनिंग होना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं लैब में, तो उनको हम टाइम टू टाइम उनको ट्रेंड करते रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्सन को वो एक्टिविटी नहीं आ रही है जिसको परफॉर्म करनी है, तो उसको ट्रेनिंग भी देना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस, जॉब डिस्क्रिप्शन कि वो पर्सन का एक्सपीरियंस कितना है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन कितना है, इन सभी चीज़ों की एक फ़ाइल मेंटेन करके वहाँ पर लैब में रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक ही फ़ाइल में, सभी पर्सन्स की इंडिविजुअल फ़ाइल बनती है और सभी पर्सन्स की वो जो इंडिविजुअल फ़ाइल है उसमें इन सभी चीज़ों का डाटा मैनेजमेंट किया जाता है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, उसका ट्रेनिंग कितना है, एक्सपीरियंस कितना है। जितनी भी आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, मान लीजिए कि अभी उस पर्सन ने ज्वाइन किया, तो जहाँ पर भी GLP सर्टिफाइड लैब्स हैं वो क्या करती हैं, हर 6-6 महीने पे जो भी टाइम ड्यूरेशन है वहाँ पर वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखती हैं कि हमने आज इस चीज़ की ट्रेनिंग दी अपने कैंडिडेट्स को। तो उसमें क्या है, उन सभी ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी रखना चाहिए कि हमने 3 महीने बाद इसकी ट्रेनिंग करवाई, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है, तो उसको भी रखना चाहिए उनके इंडिविजुअल फाइल में। तो इस तरीके से रखना चाहिए। अब इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि जो पर्सन हमारा उस लैब में काम कर रहा है वो एक्सपीरियंस्ड है, वो ट्रेंड पर्सन है। तो जब ट्रेंड है तो अच्छे से काम करेगा। और ट्रेनिंग के समय हम उसको सारी चीज़ें बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, डाटा इंटीग्रिटी नहीं करनी है, प्रोसीजर के समय जो भी हमें लेना है, जो भी डाटा उसको कैसा है, उसको सही से लेना है। उसके बाद उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करना है, कोई भी अपने मन से कोई भी डाटा नहीं लिख देना है। तो ये सब चीज़ों को दिखाने का काम, सिखाने का काम क्या है, हम ट्रेनिंग में करते हैं। तो उनका भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम से आप क्या समझ रहे हैं कि क्वालिटी को अश्योर करवाने का प्रोग्राम। बेसिकली हर लैब में, जितनी भी लैब हैं, इवन आप इंडस्ट्री में भी जाएंगे तो आपको एक QA पर्सन मिलता है, यानी कि क्वालिटी अश्योरेंस का पर्सन। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना लैब में, उनको जब वो हो रही हैं तो उनको स्टेप बाय स्टेप कि ये प्रोसीजर हो गया तो इस प्रोसीजर को वेरीफाई करने का काम हमारा क्वालिटी अश्योरेंस पर्सन करता है। ये जो पर्सन्स होते हैं, ये क्वालिटी अश्योरेंस जो पर्सन होते हैं, ये हर स्टेप पे क्वालिटी को चेक करेंगे। जैसे कि हम घरों में जब खाना बनाते हैं तो हम नमक चेक करते हैं ना, तो वो किसका काम होता है, वो जो हमारे घर में जो भी कुक होगा, मदर हैं, जो भी हैं, दीदी हैं, जो भी हैं, तो वो करेंगी। इसी तरीके से हर एक स्टेप मतलब कि आपने जो भी केमिकल की टेस्टिंग कर रहे हो उसका रिकॉर्ड लेना, कोई भी व्हाटएवर जो भी फंक्शन चल रहे हैं, उन सभी चीज़ों को अश्योर करने का काम कि दूसरे पर्सन ने उस चीज़ को सही वे में किया है या नहीं किया है, उसको करने का काम किसका होता है, क्वालिटी अश्योरेंस पर्सन का होता है। तो ये काम करने का काम है। बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। डॉक्यूमेंट किस चीज़ का होगा कि ये जो काम हो रहा है वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब हर चीज़ को चेक करना, अपने साइन करना कि हाँ हमने इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया है। तो हर स्टेप पे QA पर्सन उन डॉक्यूमेंट को चेक करता है और अपने साइन करता है। इस तरीके से क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट QA वेरीफाई हो जाता है, यानी कि QA के पर्सन ने उसके डाटा को वेरीफाई कर लिया है। तो ये सब करने का काम कौन करेगा, क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन करेगा। इंडस्ट्री में भी आप ले लेंगे तो वहाँ, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, वो एक तरीके की लैब ही होती है जहाँ पे टेस्टिंग होती रहती है। तो वहाँ पे क्या है, किसी भी लैब में जो हमारा क्वालिटी अश्योरेंस पर्सन होता है, बेसिकली वही रिस्पॉन्सिबल होता है GLP को फॉलो करवाने में। क्योंकि GLP को फॉलो करने का काम तो सब पर्सन कर रहे हैं, लेकिन वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, इसको वेरीफाई करने का काम क्वालिटी अश्योरेंस पर्सन कर रहा है। तो इन चीज़ों को चेक करने का काम क्वालिटी अश्योरेंस पर्सन करेगा। और अगर गलतियां निकल रही हैं, नहीं प्रॉपर फॉलो चीज़ हो रही है, तो क्या होगा, वो क्वालिटी अश्योरेंस पर्सन क्या कर सकता है, उसको मतलब इंटीमेट कर सकता है कि आप अभी इस चीज़ को फॉलो सही से नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट हमारा है फैसिलिटी। तो बेसिकली फैसिलिटी क्या है, हम किसी भी लैब को क्या फैसिलिटी दे सकते हैं कि हमारे लैब का जो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, वो कैसा है, लैब में जो हमारे पर्सन हैं वो कैसे हैं, लैब में इक्विपमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं है, यही सब चीज़ें हम लैब में दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो लैब है वो सुटेबल कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए, मतलब प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए उसका, अच्छी कंस्ट्रक्शन हो, या ना कि टूटी फूटी बिल्डिंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए जो कि आपके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। इसके अलावा मिनिमाइज डिस्टर्बेंस,
डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं उस समय डिस्टर्बेंस किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, उसकी जो डिज़ाइन है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, जो कि ये दिखा सके कि डिग्री ऑफ सेपरेशन होना चाहिए। मतलब क्या है कि एक रूम से दूसरे रूम, एक लैब से दूसरे लैब के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन उधर से लैब में काम कर रहा है, इधर से दूसरा पर्सन जा रहा है तो वो आपस में भिड़ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लिमिटेड स्पेस होना चाहिए वर्किंग का, कि हमें प्रॉपर वर्किंग का स्पेस मिल रहा है। इसके अलावा क्या है, जो कि हम एश्योर करें प्रॉपर सेफ्टी। मतलब क्या है कि जब इस तरीके की हमें स्पेस मिलेगा तो वो हमें ये दिखाएगा ना कि हमें किसी भी तरीके का बीच में हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। हम अपना काम अलग लैब में कर रहे हैं, दूसरा पर्सन अपने दूसरे लैब में कर रहा है, तो दोनों लैब में कोई भी मिक्सअप नहीं हो रहा है। अब देखिए लैब में क्या है, एक लैब में एक ही लैब तो नहीं होती, एक ही लैब में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो एडिक्वेट स्पेस दिलवाना ये ज़रूरी हो जाता है, होना चाहिए ना। एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए दो लैबों के बीच में, जो हर लैब में अलग अलग काम हो रहा है तो उनके बीच में स्पेस होना चाहिए, जिससे कि हम ये कह सकें कि जो हमारा प्रॉपर एक्टिविटी है वो अच्छे से परफॉर्म हुई है। इसके अलावा सफिशिएंट नंबर्स के रूम होने चाहिए। भाई रूम की बात क्या है, लैब है तो लैब एक तरीके का रूम ही तो है, तो वहाँ पर रूम होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, जहाँ पर हमारा इंडिविजुअल आइसोलेट होकर के काम कर सके, मतलब अपने एक लैब में अलग से अपना इंडिविजुअल काम कर रहा है, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रही है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट है एपरेटस मटेरियल एंड रिएजेंट। देखिए एपरेटस मटेरियल एंड रिएजेंट्स का क्या मतलब है कि जो भी एपरेटस हम अपनी लैब में यूज़ कर रहे होंगे, GLP सर्टिफाइड लैब में यूज़ कर रहे होंगे, वो जितने भी एपरेटस हैं वो इन एडिक्वेट क्वांटिटी में होने चाहिए, मतलब अच्छे अमाउंट में होने चाहिए। वैलिडेटेड कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, मतलब उसके अलावा स्टोरेज रिट्राइवल डाटा के लिए एडिक्वेट क्वालिटी, एडिक्वेट कैपेसिटी होनी चाहिए। स्टोरेज के लिए मतलब क्या है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, गुड्स हैं, हमारे जो हमारे रॉ मटेरियल हैं, इनके टेस्टिंग क्योंकि हर स्टेज पे होती है, फाइनल की भी होती है, रॉ की भी होती है, इनकी स्पेसिंग के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, जो आपका रिट्राइव डाटा है, रिट्राइव डाटा यानी ऐसा डाटा जिसको हम रिट्राइव कर चुके हैं, उसके लिए भी प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, कि वो हम जहाँ पर भी हम रिट्राइव डाटा रखेंगे वो भी एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम रिट्राइव डाटा रख सकें। इसके अलावा क्या है, जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली पीरियडिकली इंस्पेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि जो इक्विपमेंट है उसकी साफ़ सफाई होना, क्लीनिंग होना, मेंटेन करना, उसका कैलिब्रेशन करवाना, ये सब काम करवाना, और SOP के अकॉर्डिंग कैलिब्रेशन करवाना, SOP के अकॉर्डिंग उनको कैलिब्रेट करवाना, उसकी क्लीनिंग करना और उसको इंस्पेक्ट करवाने का काम क्या है, अकॉर्डिंग टू GLP होना चाहिए। अब ये जितने भी काम हो रहे हैं, क्लीनिंग हो रही है, हमारा कैलिब्रेशन हो रहा है, ये सब में एक चीज़ आप देखिए कि इन सबको वेरीफाई करने का काम कौन करेगा, QA इंस्पेक्टर करेगा। इसके अलावा कैलिब्रेशन टाइम टू टाइम होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट सिस्टम। तो बेसिकली टेस्ट सिस्टम में क्या है कि जहाँ पर हम अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्ट सिस्टम में जो भी एपरेटस हमारे यूज़ हो रहे हैं, उनका जो भी डाटा है उसको हम अच्छे से लोकेट कर सकें, उनकी डिज़ाइन एडिक्वेट हो, उनकी कैपेसिटी एडिक्वेट होनी चाहिए। छोटी कैपेसिटी का नहीं होना चाहिए कि हमें ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो छोटी कैपेसिटी का है इक्विपमेंट तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस तरीके का भी हमें देखना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल और केमिकल जो भी सिस्टम है उसको हमें इंश्योर करना चाहिए। जो भी बायोलॉजिकल आइटम्स जो हैं उनकी प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, उनके प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, हाउसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, केयर के साथ उनका बायोलॉजिकल टेस्टिंग होना चाहिए, ये सब चीज़ें उनकी होनी चाहिए। न्यूली रिसीव्ड एनिमल हो गए, प्लांट सिस्टम हो गए, उनको हमें आइसोलेट करके रखना चाहिए। जैसा कि आपने कोलॉजी में पढ़ा ही होगा कि जो भी हमारे नए एनिमल आते हैं उनको हम पुराने एनिमल के साथ मिक्स नहीं करते हैं, उनको हम अलग से सेपरेट करके रखते हैं, तो ये सब हमारा होना चाहिए। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा टेस्ट एंड रेफरेंस आइटम। देखिए टेस्ट एंड रेफरेंस आइटम में क्या है कि कोई भी जब टेस्ट आइटम है या फिर रेफरेंस आइटम है तो उन सभी की हमें पहली बात तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग देखना पड़ेगा, उनका कैरेक्टराइजेशन देखना पड़ेगा कि वो कैसे हैं, एक्सपायरी डेट उनकी कितनी है, उनकी क्वांटिटी हमने कितनी रिसीव करी है, उनका एक्सपायरी डेट कितना है, उनका हैंडलिंग कैसे करना है, सैम्पलिंग कैसे करना है, उनका स्टोरेज का प्रोसीजर क्या है, ये सभी चीज़ों को चेक करने का काम क्या है, अकॉर्डिंग टू GLP किया जाता है। इसके अलावा वो कभी कहीं आपस में कंटामिनेट तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखो बाहर से कोई भी प्रैक्टिकल के समय आप जब लैब में काम कर रहे हो तो बाहर से कोई भी आइटम आ रहा है, उसकी एक्सपायरी को चेक करोगे नहीं, अगर आप नहीं करते हो तो आपने GLP फॉलो नहीं किया, तो उसकी एक्सपायरी को चेक करना है, उसकी कैसे हैंडलिंग रखनी है, क्योंकि हर
केमिकल को हैंडल करने का अलग अलग तरीका होता है। अब HCl को आप क्या है प्रिकॉशन के साथ हैंडल करोगे, लेकिन आप NaCl को तो प्रिकॉशन के साथ नहीं हैंडल करोगे। तो वही चीज़ है कि उनकी हैंडलिंग कैसे करना है, उनका स्टोरेज कैसे करना है, इनको रखने का भी अलग अलग तरीका होता है। तो इसकी हेल्प से क्या है, GLP की हेल्प से हम अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल्स हम उनका ये सभी स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। देखिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि जो लैब है वहाँ पे ढेर सारे इक्विपमेंट रखे हैं और हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने का अपना अलग अलग तरीका है। तो उस लैब के अंदर जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं उनको ऑपरेट करने का तरीका वहाँ पे हमें इस SOP के फॉर्म में रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। आपने अपने कॉलेजेस में भी देखा होगा, जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनके सामने आप उनसे रिलेटेड SOP को पाते हैं। तो क्या है, इसी तरीके से लैब में भी है कि जितनी भी आपके इक्विपमेंट हैं हर जगह आपको क्या चाहिए, हर जगह आपको उनसे रिगार्डिंग SOP को रखना है। उन SOP में जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उनको भी क्या है, अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई अपडेशन हो रहा है SOP में तो उसको भी हमें करंट SOP के फॉर्म में वहाँ पे शो करना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि अगर SOP बनाने के समय हम किसी भी बुक का, किसी भी आर्टिकल्स का, किसी भी मैनुअल का यूज़ कर सकते हैं, तो ये हम SOP के लिए करते हैं। इसके बाद क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी में क्या है कि हम जब भी कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे होंगे अपने लैब में, तो उन सभी चीज़ों को परफॉर्म करने के समय जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, उस एक्शन को जब हम प्लान कर रहे हैं कि हमें ये प्रोसीजर करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो उन सभी प्रोसीजर को बनाना, उनको बनाने का काम किसका होगा, हमारे जो भी GLP के लैब के डायरेक्टर होंगे उनका होगा। उसको वेरीफाई करने का काम हमारा QA पर्सन का होगा। कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक्टिविटी करनी है, मान लीजिए कोई भी एनिमल है उसके ऊपर आपको कोई काम करना है, तो उस एनिमल के ऊपर आप किस तरीके से काम कर रहे हो, इसको फॉर्मुलेट करवाने का काम डायरेक्टर का होगा जो कि GLP का डायरेक्टर होगा। फिर उस जो फॉर्मुलेशन के बाद जो भी आपके पास डाटा आया है, जो भी प्रोसीजर आया है, उसको वेरीफाई QA पर्सन करेगा। और QA पर्सन जब वेरीफाई कर देगा तो फिर उसको यूज़ करके आप एक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी कि प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। और प्रोसीजर जब आप परफॉर्म करेंगे तो फिर से QA पर्सन उसको वेरीफाई करेगा कि आपने अकॉर्डिंग टू SOP काम किया है या नहीं काम किया है। तो ये सब करना। इसके अलावा कोई अमेंडमेंट है, यानी कोई भी चेंजेस किए गए हैं कि पहले कोई चीज़ किसी और तरीके से की जाती थी लेकिन अब किसी और तरीके से की जा रही है, तो इसको अमेंडमेंट को भी चेक करने का काम करना। और उसके बाद जो डायरेक्टर है वो क्या करेगा, उस डायरेक्टर उसे क्या है, डायरेक्टर जो है उसमें अपडेशन करेगा, उसमें कुछ अमेंडमेंट है उसको लागू करेगा। इसके बाद क्या है, रिपोर्टिंग ऑफ द स्टडी रिजल्ट। अब रिपोर्टिंग ऑफ द स्टडी रिजल्ट क्या है कि आपने कोई भी काम किया है लैब में, तो उस चीज़ों में आपने हर स्टेप पे रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट बनाने का मतलब क्या है कि आपने हर चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन की हुई है कि हमने स्टार्टिंग में जब ये रॉ मटेरियल आया तो हमने इसके साथ क्या क्या किया, फिर ये हमने एनिमल में इंट्रोड्यूस किया तो उसके साथ क्या क्या किया, फिर उसकी डाटा को हमने कैसे कैसे नोट डाउन किया, हमने कितने टाइम पे कब कब डाटा लिया। तो इन सभी चीज़ों में क्या है, आपको एक डॉक्यूमेंट हमेशा हर स्टेप पे मेंटेन करके रखना है। और ये होता है आपका रिपोर्टिंग ऑफ स्टडी रिजल्ट। ये रिपोर्टिंग ऑफ द स्टडी रिजल्ट ही अंत में शो करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो कंपाउंड है, वो सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। और तो इसको करने का काम हम इसकी हेल्प से करते हैं। इसके अलावा जो भी फाइनल रिपोर्ट है, वो भी हमारी फाइनल रिपोर्ट क्या है जो प्रिपेयर्ड होगी उसमें ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। इसके अलावा क्या है, जब ये चीज़ें फाइनल रिपोर्ट के फॉर्म में आ जाएंगी तो उसको भी चेक करने का काम डायरेक्टर करेगा कि जो डायरेक्टर है वो चेक करेगा कि हाँ ये सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं और ये चीज़ सही हुई है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज एंड रिटेंशन रिकॉर्ड ऑफ द मटेरियल। तो स्टोरेज एंड रिटेंशन रिकॉर्ड ऑफ द मटेरियल का मतलब क्या है कि जो भी डाटा हमने लिया है तो उसमें जो भी डाटा हमने फाइल के फॉर्म में लिया होगा, जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन करी है वो फाइल के फॉर्म में होगी। वो डॉक्यूमेंट को स्टोर करने का काम, रखने का काम, मटेरियल्स को रखने का काम, मतलब जो है रॉ मटेरियल हैं, आपके टेस्टिंग मटेरियल्स हैं, इन सभी चीज़ों को रखने का काम हमारा GLP के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बेसिकली GLP के अकॉर्डिंग क्या है कि 3 साल तक आपको किसी भी चीज़ का डाटा रखना होता है, तो वो भी रखने का काम होना चाहिए। जगह वो उस एरिया में उतना स्पेस होना चाहिए कि हम इतने डाटा को वहाँ पे रख सकें, जो डेली भी काम हो रहा है उसके डाटा को हम वहाँ पे रख सकें। तो इतना स्पेशियस होना चाहिए। उस डाटा को रख दिया, उसके बाद उसकी सेफ्टी भी करवाने का काम क्या है GLP के अकॉर्डिंग ही होगा कि वो डाटा ख़राब ना हो पाए, तो उसको रखने का काम, उस डॉक्यूमेंट को सिक्योर रखने का काम। इसके अलावा रिटेंशन ऑफ द डाटा रिकॉर्ड को रखने का काम कि हमारा
हमारा जो भी रिकॉर्ड है उसको 3 साल तक सिक्योरिटी में रखना है। कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, वो हमारा रॉ मटेरियल है या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तो उनको रखना। फिर उसके बाद अगर हमने बिफोर एक्सपायरी किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड किया है तो उसका हमें जस्टिफिकेशन देना कि हमने ऐसा क्यों किया, कि बिफोर एक्सपायरी हमने किया। तो इन सब चीज़ों को रखने का काम भी वहाँ पे होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को भी हमें फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द GLP। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।